अकबर की परीक्षा और बीरबल की जीत। प्रस्तावना। जब बुद्धिमत्ता की कसौटी पर दोस्ती खरी उतरी। हिंदुस्तान के इतिहास का वह दौर जब मुगलिया सल्तनत का परचम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, तब उसकी राजधानी आगरा महज एक शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती तहजीब थी। यमुना के आंचल में सिमटा यह शहर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ख्वाबों का आईना था। यहाँ के संगमरमरी महल, जहाँ सियासत की गंभीर गुत्थियां सुलझाई जाती थीं, तो वहीं हरे भरे बागों में कला और संगीत की महफिलें भी सजती थीं। अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसकी तलवार में जितनी धार थी, उतनी ही गहराई उसके जहन में ज्ञान और विवेक के लिए थी। वह पारखी थे, सिर्फ हीरो जवाहरात के नहीं बल्कि इंसानी हुनर और अक्ल के भी। उनके दरबार की शान थे उनके नवरत्न, 9 ऐसे हीरे जिनकी चमक से पूरी सल्तनत रोशन थी। हर कोई अपने अपने फन का उस्ताद था, लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा था जो न तो किसी जंग का महानायक था और न ही किसी सास का जादूगर। उसका हथियार थी उसकी जुबान और उसकी ढाल थी उसकी हाजिर जवाबी। वह थे राजा बीरबल, अकबर के मंत्री, सलाहकार और उससे भी कहीं बढ़कर उनके सबसे करीबी दोस्त। अकबर और बीरबल का रिश्ता दुनिया के लिए एक मिसाल था। यह रिश्ता सिर्फ बादशाह और दरबारी के अदब तक सीमित नहीं था। इसमें दोस्तों जैसी नोकझोंक थी, गुरु शिष्य जैसा ज्ञान का आदान प्रदान था, और दो इंसानों के बीच समझ का एक ऐसा गहरा समंदर था जिसमें बड़े बड़े तूफान भी आकर शांत हो जाते थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने में एक खास किस्म का मजा आता था। वह अक्सर ऐसी पहेलियां और चुनौतियां दरबार में उछालते जिनका मकसद सिर्फ बीरबल की अक्ल की थाह लेना होता था। लेकिन यह कहानी उन रोजमर्रा की पहेलियों से कहीं आगे की है। यह कहानी एक ऐसी परीक्षा की है जो अकबर ने सिर्फ बीरबल के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी सल्तनत की समझ और विवेक के लिए रची थी। यह एक ऐसी कसौटी थी जिस पर सिर्फ बुद्धिमत्ता को ही नहीं बल्कि इंसानियत, साहस और दोस्ती को भी खरा उतरना था। यह उस दौर की बात है जब अकबर अपनी सल्तनत की कामयाबी और स्थिरता को देखकर कहीं न कहीं आत्मसंतुष्टि के शिखर पर थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके दरबारी शायद चापलूसी की मीठी चाशनी में इतने डूब गए हैं कि वे सल्तनत की और आम इंसान की हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। इसी ख्याल ने उनके मन में एक ऐसी अनोखी और लगभग असंभव सी लगने वाली परीक्षा को जन्म दिया जिसका मकसद सल्तनत की नब्ज को टटोलना था। यह कहानी उस परीक्षा की है जिसमें बीरबल को कुछ ऐसा ढूंढकर लाना था जो हर जगह मौजूद था, फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता था। यह कहानी उस जीत की है जो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी गई। एक ऐसी जीत जिसने न केवल बीरबल का लोहा मनवाया बल्कि खुद शहंशाह अकबर को भी आत्ममंथन की एक ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सीखा। आइए पन्ने पलटते हैं इतिहास के और चलते हैं आगरा के उस भव्य दीवाने खास में, जहां एक दिन शहंशाह अकबर ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी और बीरबल की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का आगाज कर दिया। अध्याय 1। दरबार में एक अजीब फरमान। आगरा में सर्दियों की धूप मीठी और सुहावनी थी। दीवाने खास में सल्तनत के सभी बड़े अमीर उमरा, मनसबदार और नवरत्न मौजूद थे। दरबार की कार्यवाही अपने सामान्य ढर्रे पर चल रही थी। लगान, व्यापार और सरहदों के मसलों पर गंभीर चर्चा हो रही थी। शहंशाह अकबर सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और बेचैनी के भाव थे। उन्हें लग रहा था कि उनके दरबारी सिर्फ आंकड़ों और फाइलों की दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें अपनी सल्तनत की जमीनी हकीकत, अपनी प्रजा के मन की थाह नहीं है। अचानक उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी गंभीर आवाज से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
दरबारियों, शहंशाह ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आज हम सल्तनत के रोजमर्रा के कामकाज से उब चुके हैं। आज हम कुछ अलग करना चाहते हैं। आज हम अपनी सल्तनत की अक्लमंदी को परखना चाहते हैं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि शहंशाह के मन में क्या चल रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उठे और टहलते हुए बोले, कहा जाता है कि हमारी सल्तनत में अमन चैन है, हमारी प्रजा खुशहाल है और हमारे सलाहकार बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इस बुद्धिमानी के सागर में मूर्खता की कितनी बूंदें छिपी हैं। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने अपनी बात साफ करते हुए अपना ऐतिहासिक फरमान सुनाया, हम हुक्म देते हैं कि 1 महीने के भीतर हमारे इस शहर आगरा से सल्तनत के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर इस दरबार में पेश किया जाए। फरमान सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। यह कैसा हुक्म था? मूर्खों को ढूंढना, और वह भी सबसे बड़े मूर्खों को। यह तो किसी की भी तौहीन करने जैसा था। मूर्खता को भला कैसे नापा जा सकता है? अकबर ने आगे कहा, यह एक खुली चुनौती है। जो भी दरबारी इस काम को सबसे बेहतर तरीके से अंजाम देगा, उसे शाही खजाने से 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने एक पल रुककर सबकी तरफ देखा। अगर कोई इस काम में नाकाम रहा या कोई बेतुका जवाब लेकर आया तो उसे जलील करके दरबार से निकाल दिया जाएगा। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। इनाम बड़ा था तो सजा भी उतनी ही बड़ी थी। बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझते थे, फौरन अपनी जगह से उठे। उन्हें लगा कि यह बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। जहांपनाह मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान काम है। हमारा यह शहर तो मूर्खों से भरा पड़ा है। मैं तो कल सुबह ही आपको 10 मूर्ख लाकर पेश कर सकता हूं। 4 तो बहुत छोटी संख्या है। अकबर मुस्कुराए, मुल्ला जी, हमें संख्या नहीं, गुणवत्ता चाहिए। हमें आम मूर्ख नहीं, सबसे बड़े मूर्ख चाहिए। ऐसे मूर्ख जिनकी मूर्खता की कोई मिसाल न हो, जिनकी कहानी सुनकर लगे कि वाकई इनसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं हो सकता। कई दरबारियों ने इस काम का बीड़ा उठाने की हामी भर दी। उन्हें लगा कि सड़क पर घूमते किसी गरीब, अनपढ़ या अजीबोगरीब हरकतें करते इंसान को पकड़ लाएंगे और शहंशाह को पेश कर देंगे। शहंशाह की नजरें अब बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो इस पूरे तमाशे के दौरान चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी और न ही कोई उत्साह। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा। क्या तुम्हें हमारी चुनौती मंजूर नहीं? या तुम्हें लगता है कि हमारी सल्तनत में कोई मूर्ख है ही नहीं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। नहीं आलीजा, मूर्ख तो हर जगह होते हैं, कभी कभी तो सबसे ऊंची जगहों पर भी। बीरबल की इस बात में एक गहरा तंज छिपा था, जिसे सिर्फ अकबर ही समझ सकते थे। बीरबल ने आगे कहा, मुझे आपका फरमान मंजूर है जहांपना, लेकिन मैं यह काम अकेले करना चाहूंगा और मुझे इसके लिए पूरे 1 महीने की मोहलत चाहिए। इस 1 महीने के दौरान मैं दरबार में हाजिर नहीं हो सकूंगा। अकबर ने इजाजत दे दी। उन्हें बीरबल के जवाब का ही इंतजार था। अब यह मुकाबला खुल चुका था। एक तरफ थे मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी, जो अपनी किताबी अक्ल और ऊंचे पद के घमंड में चूर थे, और दूसरी तरफ थे अकेले बीरबल, जिनका भरोसा अपनी व्यवहारिक समझ और लोगों की गहरी परख पर था। पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान भी थे और उत्सुक भी। हर कोई यह देखना चाहता था
कि इस अनोखी खोज का अंजाम क्या होता है। क्या बीरबल इस असंभव सी लगने वाली परीक्षा में पास हो पाएंगे या मुल्ला दो प्याजा इस बार बाजी मार ले जाएंगे। अध्याय 2 मूर्खों की तलाश। शहंशाह का फरमान मिलते ही अगले दिन से आगरा की सड़कों पर एक अजीब सी गहमागहमी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा और उनके जैसे कई दरबारी अपने लावलश्कर के साथ शहर में मूर्खों के शिकार पर निकल पड़े। उनका तरीका बड़ा ही सीधा और सही था। वे किसी भी ऐसे इंसान को पकड़ लेते जो उन्हें अजीब लगता। किसी ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो दिन में लालटेन लेकर घूम रहा था। किसी ने एक ऐसे शख्स को मूर्ख करार दिया जो पेड़ की डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने एक पागलखाने में जाकर वहां के 4 मरीजों को ही सबसे बड़े मूर्ख बताकर अपने साथ ले आए और उन्हें अपने घर में कैद कर लिया ताकि महीने के अंत में शहंशाह को पेश कर सकें। यह सब करते हुए वे अपनी शान का खूब दिखावा कर रहे थे। वे लोगों को बताते कि देखो हम शहंशाह का कितना मुश्किल काम कितनी आसानी से कर रहे हैं। लेकिन बीरबल का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने न तो कोई शाही लिबास पहना न ही अपने साथ कोई सिपाही लिया। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया और अकेले ही आगरा की गलियों, बाजारों और चौपालों में घूमने लगे। वह किसी को ढूंढ नहीं रहे थे, वह बस देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे। वह जानते थे कि मूर्खता किसी के पहनावे या गरीबी में नहीं होती। मूर्खता इंसान के कामों में, उसकी सोच में और उसकी प्राथमिकताओं में छिपी होती है। कभी कभी तो बड़े बड़े अक्लमंद दिखने वाले लोग भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो सबसे बड़ी मूर्खता की मिसाल होती हैं। कई दिन बीत गए। बीरबल बस घूमते रहे। उन्होंने चाय की दुकानों पर बैठकर लोगों की बातें सुनी, किसानों के साथ उनके खेतों तक गए और कारीगरों को उनका काम करते हुए देखा। वह हर किसी की कहानी में, हर किसी की जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला और बाकी दरबारी उन पर हंसते। देखो बीरबल तो बस आवारागर्दी कर रहा है। वह एक भी मूर्ख नहीं ढूंढ पाया। इस बार तो उसकी छुट्टी तय है। लेकिन बीरबल किसी की परवाह किए बिना अपनी खोज में लगे रहे। वह जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। और फिर एक दिन उनकी मुलाकात अपने पहले मूर्ख से हुई। अध्याय 3 2 मुलाकातें और 2 कहानियां। एक तपती दोपहर में बीरबल शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी अपने गधे के साथ जा रहा था। गधा तो आराम से चल रहा था, लेकिन उस आदमी ने अपने सिर पर कंटीली झाड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर उठा रखा था। पसीने से उसकी हालत खराब थी और कांटों से उसका सिर और गर्दन छिल गए थे, जिनसे खून रिस रहा था। बीरबल को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। वह उस आदमी के पास गए और बड़ी विनम्रता से पूछा, भाई साहब गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया। आपके साथ यह गधा है जो बोझ ढोने के काम आता है। फिर आपने यह भारी और कंटीला गट्ठर अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? उस आदमी ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, जनाब आप देखते नहीं, मेरा यह गधा बेचारा आज बहुत थक गया है। सुबह से इसने बहुत बोझ ढोया है। अब मैं इस पर और बोझ डालकर इसे तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए इसका बोझ मैंने अपने सिर पर उठा लिया है। यह सुनकर बीरबल ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, मेरे भले आदमी, तुम इसे तकलीफ से बचाने के लिए खुद को तकलीफ दे रहे हो। अगर तुम इस गट्ठर को गधे पर रख दोगे तो भी बोझ तो उतना ही रहेगा, लेकिन कम से कम तुम तो इस दर्द से बच जाओगे। और तुम बचोगे तो ही तो इसकी देखभाल कर पाओगे। लेकिन वह आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा।
नहीं साहब, मैं अपने प्यारे गधे को और नहीं थका सकता। बीरबल समझ गए कि इससे बहस करना बेकार है। यह आदमी दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसकी सोच में बुनियादी खोट थी। वह भलाई तो करना चाहता था, लेकिन उसका तरीका इतना बेवकूफी भरा था कि वह खुद का ही नुकसान कर रहा था। बीरबल ने उसका नाम पता लिख लिया और आगे बढ़ गए। उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल चुका था। कुछ दिन और बीते। बीरबल एक रात शहर के एक अमीर मोहल्ले से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे लगी मशाल की रोशनी में एक आदमी बड़ी ही बेचैनी से कुछ ढूंढ रहा है। वह बहुत परेशान लग रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, क्या बात है जनाब? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी कोई चीज खो गई है क्या? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, मेरी सोने की अंगूठी कहीं गिर गई है। वह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूं। बीरबल को उस पर तरस आया। उन्होंने कहा, चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूं। आप बताइए, अंगूठी गिरी कहाँ थी? उस आदमी ने सड़क के दूसरी ओर एक अंधेरे कोने की। बीरबल ने अकबर से पूछ लिया ऐसा सवाल। प्रस्तावना, न्याय का सूर्य और एक अदृश्य धब्बा। हिंदुस्तान की विशाल धरती पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था, तब उसकी राजधानी आगरा दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। यमुना नदी के किनारे खड़ा लाल पत्थर का भव्य किला सल्तनत की ताकत और शान का जीता जागता सबूत था। और इस किले के दिल में दीवाने खास की संगमरमरी दीवारों के भीतर बैठते थे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक थे। एक ऐसा बादशाह जिसने तलवार के जोर पर हिंदुस्तान को जीता जरूर, लेकिन उसे अपनी दूरदर्शिता, सहिष्णुता और सबसे बढ़कर अपने इंसाफ से एक माला में पिरोया। उनके शासन में अदल अकबरी यानी अकबर का न्याय एक मिसाल बन चुका था। कहा जाता था कि उनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। किसी भी आम इंसान को यह हिम्मत थी कि वह सीधे शहंशाह के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगा सके। अकबर के लिए न्याय सल्तनत की नींव का वह पत्थर था जिस पर उनकी पूरी हुकूमत की इमारत टिकी थी। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक नगीने थे जिन्हें दुनिया नवरत्न के नाम से जानती थी। लेकिन इन सभी रत्नों के बीच एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी और बेमिसाल बुद्धिमानी के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वह सिर्फ अकबर के मुख्य सलाहकार नहीं, बल्कि उनके दोस्त, उनके आईने और उनकी आत्मा की आवाज थे। जहां शहंशाह का गुस्सा या गुरूर उनके न्याय के रास्ते में आने की कोशिश करता, वहां बीरबल अपनी चतुराई और विनम्रता से उन्हें सही राह दिखा देते। यह कहानी अकबर के उसी अदल अकबरी के दौर की है। लेकिन यह किसी अपराधी को सजा देने या किसी निर्दोष को बचाने की कहानी नहीं है। यह कहानी उस दिन की है जब न्याय के इस सबसे बड़े मंदिर में न्याय के सबसे बड़े पुजारी यानी खुद शहंशाह अकबर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और यह दुस्साहस करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका सबसे अजीज दोस्त बीरबल ही था। यह कहानी उस एक सवाल की है, एक ऐसा सीधा, सरल, लेकिन उतना ही खतरनाक सवाल जो बीरबल ने भरे दरबार में शहंशाह अकबर से पूछ लिया था। एक ऐसा सवाल जिसने सल्तनत की नींव हिला दी, शहंशाह को रातों को सोने नहीं दिया और दोस्ती, वफादारी और न्याय की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा का आगाज कर दिया। यह उस चिंगारी की कहानी है जिसने अकबर के जहन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसका अंत मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आइए उस ऐतिहासिक दिन की दहलीज पर कदम रखते हैं जब बीरबल की जुबान से निकले चंद शब्दों ने न्याय के सूर्य पर ही एक अदृश्य धब्बा लगा दिया था।
अध्याय 1 कला, क्रोध और एक अनकहा अपराध। आगरा में मानसून की पहली बौछारों के बाद की एक खुशनुमा सुबह थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी और शाही बाग के फूल शबन से भीगे हुए किसी नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे थे। शहंशाह अकबर का मिजाज आज बेहद खुशगवार था। वह अपने निजी कलाकक्ष में बैठे थे, जहां सल्तनत के सबसे बेहतरीन चित्रकार उस्ताद मंसूर उनके लिए एक खास शाहनामा राजाओं का इतिहास तैयार कर रहे थे। उस्ताद मंसूर अपने फन के माहिर थे। उनकी कूची में जादू था। वह जब रंगों को कैनवास पर उतारते तो बेजान तस्वीरें भी जैसे सांस लेने लगती थीं। आज वह शाहनामे का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ चित्रित कर रहे थे, हल्दी घाटी की लड़ाई का दृश्य। इस चित्र में अकबर अपने प्रिय घोड़े पर सवार दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ रहे थे। उस्ताद मंसूर पिछले 6 महीनों से इस एक तस्वीर पर काम कर रहे थे और आज वह लगभग पूरी होने वाली थी। अकबर घंटों से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें काम करते देख रहे थे। वह उस तस्वीर में अपने शौर्य, अपनी ताकत और अपनी जीत के अक्स को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तस्वीर का हर एक रंग, हर एक लकीर अकबर के शाही रुतबे को और बढ़ा रही थी। तभी एक खादिम डरते डरते अंदर आया और उसने शहंशाह को एक जरूरी पैगाम दिया। पैगाम सुनकर अकबर के माथे पर बल पड़ गए। किसी दूर के सूबेदार ने बगावत का बिगुल बजा दिया था। यह खबर सुनते ही अकबर का खुशनुमा मिजाज पल भर में काफूर हो गया। वह गुस्से से तमतमा उठे। उनका चेहरा लाल हो गया और वह अपनी जगह से खड़े होकर कक्ष में तेजी से टहलने लगे। इतनी जुर्रत! हमारी सल्तनत में रहकर हमसे ही गद्दारी! वह गुस्से में बड़बड़ाए। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह इतने आवेश में थे कि उन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं रहा। इसी गुस्से और बेचैनी में टहलते हुए उनका पैर गलती से उस तिपाई से टकरा गया, जिस पर उस्ताद मंसूर के सबसे कीमती और दुर्लभ रंगों से भरी प्यालियां रखी थीं। इछन्ने की तेज आवाज के साथ वे सारी प्यालियां नीचे गिरीं और फर्श पर टूटकर बिखर गईं। गहरा नीला, शाही लाल और सुनहरा पीला रंग सब आपस में मिलकर एक बदरंग कीचड़ में तब्दील हो गए। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब उस कीचड़ का एक बड़ा सा छींटा उछलकर सीधे उस लगभग पूरी हो चुकी शाहनामे की तस्वीर पर जा पड़ा। वह ऐतिहासिक तस्वीर, उस्ताद मंसूर की 6 महीने की मेहनत, एक ही पल में बर्बाद हो गई। जहां शहंशाह का गौरवशाली चेहरा चमक रहा था, वहां अब एक बड़ा सा भद्दा काला धब्बा था। कक्ष में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस्ताद मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कलाकृति उनकी आंखों के सामने तबाह हो चुकी थी। वह बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि यह हादसा खुद शहंशाह के हाथों हुआ था। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया और अपने आंसुओं को अंदर ही पी गए। अकबर को पल भर में अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका गुस्सा हवा हो गया और उसकी जगह शर्मिंदगी और अफसोस ने ले ली। उन्होंने एक महान कलाकार की साधना को एक पल के गुस्से में भंग कर दिया था। उन्होंने उस्ताद मंसूर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, उस्ताद, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। हमें माफ कर दो। उन्होंने फौरन खजांची को बुलाकर उस्ताद मंसूर को उस तस्वीर की मुंहमांगी कीमत से 10 गुना ज्यादा सोना देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, उस्ताद, आप इससे भी बेहतर तस्वीर बनाइएगा। हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन रंग मंगवा कर देंगे। सोना और दौलत पाकर भी उस्ताद मंसूर के चेहरे पर खुशी नहीं लौटी, क्योंकि एक कलाकार के लिए उसकी कला का जो मोल होता है, उसे सोने से नहीं तौला जा सकता। लेकिन शहंशाह के सामने वह और क्या? बीरबल ने अकबर से पूछ लिया ऐसा सवाल। प्रस्तावना, न्याय का सूर्य और एक अदृश्य धब्बा। हिंदुस्तान की विशाल धरती पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था,
तब उसकी राजधानी आगरा दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। यमुना नदी के किनारे खड़ा लाल पत्थर का भव्य किला सल्तनत की ताकत और शान का जीता जागता सबूत था। और इस किले के दिल में दीवाने खास की संगमरमरी दीवारों के भीतर बैठते थे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक थे। एक ऐसा बादशाह जिसने तलवार के जोर पर हिंदुस्तान को जीता जरूर, लेकिन उसे अपनी दूरदर्शिता, सहिष्णुता और सबसे बढ़कर अपने इंसाफ से एक माला में पिरोया। उनके शासन में अदल-ए-अकबरी यानी अकबर का न्याय एक मिसाल बन चुका था। कहा जाता था कि उनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। किसी भी आम इंसान को यह हिम्मत थी कि वह सीधे शहंशाह के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगा सके। अकबर के लिए न्याय सल्तनत की नींव का वह पत्थर था जिस पर उनकी पूरी हुकूमत की इमारत टिकी थी। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक नगीने थे जिन्हें दुनिया नवरत्न के नाम से जानती थी। लेकिन इन सभी रत्नों के बीच एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी और बेमिसाल बुद्धिमानी के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वह सिर्फ अकबर के मुख्य सलाहकार नहीं बल्कि उनके दोस्त, उनके आईने और उनकी आत्मा की आवाज थे। जहां शहंशाह का गुस्सा या गुरूर उनके न्याय के रास्ते में आने की कोशिश करता, वहां बीरबल अपनी चतुराई और विनम्रता से उन्हें सही राह दिखा देते। यह कहानी अकबर के उसी अदल-ए-अकबरी के दौर की है, लेकिन यह किसी अपराधी को सजा देने या किसी निर्दोष को बचाने की कहानी नहीं है। यह कहानी उस दिन की है जब न्याय के इस सबसे बड़े मंदिर में न्याय के सबसे बड़े पुजारी यानी खुद शहंशाह अकबर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और यह दुस्साहस करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे अजीज दोस्त बीरबल ही था। यह कहानी उस एक सवाल की है, एक ऐसा सीधा, सरल लेकिन उतना ही खतरनाक सवाल जो बीरबल ने भरे दरबार में शहंशाह अकबर से पूछ लिया था। एक ऐसा सवाल जिसने सल्तनत की नींव हिला दी, शहंशाह को रातों को सोने नहीं दिया और दोस्ती, वफादारी और न्याय की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा का आगाज कर दिया। यह उस चिंगारी की कहानी है जिसने अकबर के जहन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसका अंत मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आइए उस ऐतिहासिक दिन की दहलीज पर कदम रखते हैं जब बीरबल की जुबान से निकले चंद शब्दों ने न्याय के सूर्य पर ही एक अदृश्य धब्बा लगा दिया था। अध्याय 1, कला, क्रोध और एक अनकहा अपराध। आगरा में मानसून की पहली बौछारों के बाद की एक खुशनुमा सुबह थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी और शाही बाग के फूल शबन से भीगे हुए किसी नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे थे। शहंशाह अकबर का मिजाज आज बेहद खुशगवार था। वह अपने निजी कलाकक्ष में बैठे थे जहां सल्तनत के सबसे बेहतरीन चित्रकार उस्ताद मंसूर उनके लिए एक खास शाहनामा, राजाओं का इतिहास, तैयार कर रहे थे। उस्ताद मंसूर अपने फन के माहिर थे। उनकी कूची में जादू था। वह जब रंगों को कैनवास पर उतारते तो बेजान तस्वीरें भी जैसे सांस लेने लगती थीं। आज वह शाहनामे का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ चित्रित कर रहे थे, हल्दी घाटी की लड़ाई का दृश्य। इस चित्र में अकबर अपने प्रिय घोड़े पर सवार दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ रहे थे। उस्ताद मंसूर पिछले 6 महीनों से इस एक तस्वीर पर काम कर रहे थे और आज वह लगभग पूरी होने वाली थी। अकबर घंटों से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें काम करते देख रहे थे। वह उस तस्वीर में अपने शौर्य, अपनी ताकत और अपनी जीत के अक्स को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तस्वीर का हर एक रंग, हर एक लकीर अकबर के शाही रुतबे को और बढ़ा रही थी। तभी एक खादिम डरते डरते अंदर आया और उसने शहंशाह को एक जरूरी पैगाम दिया। पैगाम सुनकर अकबर के माथे पर बल पड़ गए।
किसी दूर के सूबेदार ने बगावत का बिगुल बजा दिया था। यह खबर सुनते ही अकबर का खुशनुमा मिजाज पल भर में काफूर हो गया। वह गुस्से से तमतमा उठे। उनका चेहरा लाल हो गया और वह अपनी जगह से खड़े होकर कक्ष में तेजी से टहलने लगे। इतनी जुर्रत! हमारी सल्तनत में रहकर हमसे ही गद्दारी! वह गुस्से में बड़बड़ाए। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह इतने आवेश में थे कि उन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं रहा। इसी गुस्से और बेचैनी में टहलते हुए उनका पैर गलती से उस तिपाई से टकरा गया जिस पर उस्ताद मंसूर के सबसे कीमती और दुर्लभ रंगों से भरी प्यालियां रखी थीं। इछन्ने की तेज आवाज के साथ वे सारी प्यालियां नीचे गिरीं और फर्श पर टूटकर बिखर गईं। गहरा नीला, शाही लाल और सुनहरा पीला रंग सब आपस में मिलकर एक बदरंग कीचड़ में तब्दील हो गए। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब उस कीचड़ का एक बड़ा सा छींटा उछलकर सीधे उस लगभग पूरी हो चुकी शाहनामे की तस्वीर पर जा पड़ा। वह ऐतिहासिक तस्वीर, उस्ताद मंसूर की 6 महीने की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो गई। जहां शहंशाह का गौरवशाली चेहरा चमक रहा था, वहां अब एक बड़ा सा भद्दा काला धब्बा था। कक्ष में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उस्ताद मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कलाकृति उनकी आंखों के सामने तबाह हो चुकी थी। वह बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि यह हादसा खुद शहंशाह के हाथों हुआ था। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया और अपने आंसुओं को अंदर ही पी गए। अकबर को पल भर में अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका गुस्सा हवा हो गया और उसकी जगह शर्मिंदगी और अफसोस ने ले ली। उन्होंने एक महान कलाकार की साधना को एक पल के गुस्से में भंग कर दिया था। उन्होंने उस्ताद मंसूर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, उस्ताद, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई, हमें माफ कर दो। उन्होंने फौरन खजांची को बुलाकर उस्ताद मंसूर को उस तस्वीर की मुंहमांगी कीमत से 10 गुना ज्यादा सोना देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, उस्ताद, आप इससे भी बेहतर तस्वीर बनाइएगा। हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन रंग मंगवा कर देंगे। सोना और दौलत पाकर भी उस्ताद मंसूर के चेहरे पर खुशी नहीं लौटी क्योंकि एक कलाकार के लिए उसकी कला का जो मोल होता है उसे सोने से नहीं तौला जा सकता। लेकिन शहंशाह के सामने वह और क्या करते। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और भारी मन से वहां से चले गए। यह घटना जब दीवाने खास में पहुंची तो सबने शहंशाह की दरियादिली की तारीफ की। वाह, जहां पनाह कितने महान हैं। गलती हुई तो फौरन उसकी भरपाई भी कर दी। दरबारी उनकी शान में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन इस भीड़ में एक जोड़ी आंखें ऐसी थीं जो इस घटना को एक अलग ही नजरिए से देख रही थीं। वह आंखें बीरबल की थीं। उन्होंने देखा कि शहंशाह ने सोने से नुकसान की भरपाई तो कर दी, लेकिन क्या यह असली न्याय था? क्या एक कलाकार की महीनों की मेहनत को दौलत से तौलना सही था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बादशाह होने का मतलब यह है कि आप कोई गलती करें और उसे दौलत से रफा-दफा कर दें? उस दिन दरबार की कार्यवाही के दौरान जब सब कुछ सामान्य हो चुका था और अकबर भी उस घटना को लगभग भूल चुके थे, बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज की इस घटना ने मेरे जहन में एक सवाल पैदा कर दिया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वह सवाल पूरे दरबार के सामने रखना चाहूंगा। अकबर मुस्कुराए। हाँ हाँ बीरबल, जरूर पूछो। तुम्हारे सवालों से तो हमारे दरबार की रौनक बढ़ती है। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। सबको लगा कि बीरबल कोई मजेदार पहेली पूछने वाले हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अपनी नजरें शहंशाह की आंखों में डाली और बड़ी ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, आली जाह, मेरा सवाल यह है कि
अगर एक आम इंसान वही गुनाह करे जो एक शहंशाह करता है, तो क्या कानून की नज़र में दोनों की सजा एक होनी चाहिए? सवाल बहुत सीधा था, लेकिन जैसे ही यह बीरबल के मुंह से निकला, पूरे दीवाने खास में एक गहरा सर्द सन्नाटा छा गया। सब समझ गए थे कि बीरबल का इशारा किस तरफ है। बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना सवाल पूरा किया। और अगर जहांपनाह आपका जवाब हाँ है, तो फिर एक शहंशाह को सजा कौन देगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक बम था जो बीरबल ने अकबर के न्याय के सिंहासन के ठीक नीचे फोड़ दिया था। अध्याय 2, सवाल का चक्रव्यूह और शहंशाह की बेचैनी। बीरबल का दोहरा सवाल दीवाने खास की दीवारों से टकराकर गूंजता रहा। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि दरबारियों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हर कोई स्तब्ध था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि शहंशाह अकबर के न्याय पर उन्हीं के सामने इस तरह उंगली उठाए। बीरबल ने सीधे सीधे शहंशाह के अमल कर्म को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अकबर का चेहरा पल भर में बदल गया। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उनकी भौहें तन गईं। बीरबल का सवाल उनके दिल में तीर की तरह चुभा था। यह एक ही साथ उनके गुरूर, उनके अधिकार और उनके न्याय के सिद्धांत पर हमला था। उन्हें लगा जैसे बीरबल ने भरे दरबार में उनकी तौहीन की है। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य दरबारी दुश्मनों की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई। उनकी आंखों में शातिराना चमक थी। मुल्ला ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जहांपना, यह सवाल नहीं, आपकी शान में गुस्ताखी है। बीरबल की जुर्रत तो देखिए, वह एक आम इंसान की तुलना शहंशाह हिंद से कर रहे हैं। शहंशाह तो खुदा का साया होते हैं, वह आम इंसानों के कानून से ऊपर हैं। बीरबल का सवाल बगावत की बू फैला रहा है। इन्हें फौरन इस गुस्ताखी के लिए सजा मिलनी चाहिए। कई चापलूस दरबारियों ने मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। माहौल गरमाने लगा। लेकिन अकबर एक बुद्धिमान बादशाह थे। वह गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बीरबल को सजा दी तो यह उनकी हार होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि उनके पास बीरबल के सवाल का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने गुस्से को काबू करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम यह कह रहे हो कि हमने उस्ताद मंसूर के साथ अन्याय किया है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं आलीजा, मैं सिर्फ न्याय के एक सिद्धांत को समझना चाहता हूं। आपकी सल्तनत अदल-ए-अकबरी के लिए जानी जाती है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि इस अदल की सीमा कहां तक है। क्या यह सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे इंसान पर भी उसी तरह लागू होती है जैसे एक गरीब किसान पर? बीरबल के तर्क के आगे अकबर निरुत्तर हो गए। अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले में थी। अगर वह कहते कि नहीं, शहंशाह का कानून अलग है, तो उनका न्याय का पूरा सिद्धांत ही झूठा पड़ जाता। और अगर वह कहते कि हाँ, कानून सबके लिए बराबर है, तो उन्हें बीरबल के दूसरे सवाल का जवाब देना पड़ता, तो फिर शहंशाह को सजा कौन देगा? यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसके हर दरवाजे पर अकबर खुद को फंसा हुआ पा रहे थे। घंटों तक दरबार में इसी सवाल पर बहस होती रही। किसी ने कहा कि शहंशाह को सिर्फ अल्लाह सजा दे सकता है। किसी ने कहा कि शहंशाह की आत्मा ही उनकी सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे सका जो तार्किक और संतोषजनक हो। शाम हो गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर का सिर दर्द से फटने लगा। उन्होंने गुस्से में दरबार बर्खास्त कर दिया और बीरबल को हुक्म सुनाया, बीरबल, तुमने यह सवाल उठाकर हमें एक बड़ी उलझन में डाल दिया है।
हम इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी दे सकते थे, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुमने यह सवाल उठाया है तो इसका जवाब भी तुम ही ढूंढोगे। उन्होंने एक शर्त रखी, हम तुम्हें 40 दिन का वक्त देते हैं। जाओ, हमारी पूरी सल्तनत में घूमो, विद्वानों से मिलो, आम लोगों से बात करो और हमारे इन 2 सवालों का ऐसा जवाब ढूंढ कर लाओ जो न सिर्फ हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संतुष्ट कर सके। और याद रखना, अगर 40 दिन बाद तुम खाली हाथ लौटे या कोई उलझुल जवाब लेकर आए तो हम यह मान लेंगे कि तुम्हारा मकसद हमें जलील करना था। और फिर उसकी सजा होगी सल्तनत से हमेशा के लिए निर्वासन। यह एक बहुत बड़ी सजा थी। बीरबल के लिए सल्तनत से और खासकर अकबर से दूर हो जाना मौत से भी बदतर था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन जश्न मनाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस सवाल का कोई जवाब दुनिया में मौजूद ही नहीं है और बीरबल का खेल अब खत्म हो गया है। बीरबल ने शहंशाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे आपका हुक्म मंजूर है जहांपना। मैं कल सुबह ही इस सवाल का जवाब खोजने के लिए निकल जाऊंगा। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। बीरबल का सवाल उनके कानों में गूंज रहा था। शहंशाह को सजा कौन देगा? उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों फैसले किए थे, हजारों लोगों को सजा दी थी, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि क्या वह खुद कभी गलत नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो उनका न्याय करने वाला कौन है? उनका मन बेचैन था। उन्हें बीरबल पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं न कहीं वह यह भी जानते थे कि बीरबल ने जो सवाल उठाया है वह किसी भी सच्चे न्यायप्रिय शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगली सुबह बीरबल ने एक साधारण मुसाफिर का भेष बनाया और बिना किसी तामझाम के अकेले ही आगरा के किले से निकल पड़े। उनके सामने एक असंभव सा लक्ष्य था, एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढना जो शायद सृष्टि के आरंभ से ही अनुत्तरित था। अध्याय 3, बीरबल की यात्रा और न्याय की तलाश। बीरबल ने आगरा छोड़ दिया और एक आम इंसान की तरह हिंदुस्तान की धूल भरी सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने अपना शाही लिबास त्याग दिया था और एक साधारण सूती कुर्ता पायजामा पहन लिया था। उनके पास न कोई घोड़ा था, न कोई सेवक। वह जानते थे कि इस सवाल का जवाब किसी शाही महल या विद्वानों की सभा में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आम जनता के बीच, उनकी जिंदगी में, उनकी कहानियों में छिपा है। उनकी यात्रा उन्हें सल्तनत के अलग अलग कोनों में ले गई। वह गांवों में रुके, किसानों के साथ उनकी झोपड़ियों में रात बिताई, शहरों के बाजारों में घूमे और राह चलते मुसाफिरों से बातें की। हर जगह वह लोगों से सिर्फ एक ही विषय पर बात करते, न्याय। वह लोगों से पूछते, तुम्हारे लिए इंसाफ का क्या मतलब है? क्या तुमने कभी अपने राजा या सूबेदार को कोई गलती करते देखा है? तुम्हें क्या लगता है, बड़े आदमी और छोटे आदमी का कानून एक होना चाहिए? इस यात्रा के दौरान बीरबल ने कई ऐसी कहानियां सुनी जिन्होंने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने एक ऐसे किसान की कहानी सुनी जिसकी जमीन पर एक ताकतवर जमींदार ने कब्जा कर लिया था और काजी ने जमींदार के पक्ष में ही फैसला सुनाया था। उन्होंने एक ऐसी विधवा की व्यथा सुनी जिसके पति की संपत्ति उसके देवरों ने हड़प ली थी और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने न्याय की रोशन मिसालें भी देखीं। उन्होंने एक ऐसे गांव के मुखिया को देखा जिसने अपने ही बेटे को चोरी के जुर्म में वही सजा दी। को सजा कौन देगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक बम था जो बीरबल ने अकबर के न्याय के सिंहासन के ठीक नीचे फोड़ दिया था। अध्याय 2, सवाल का चक्रव्यूह और शहंशाह की बेचैनी। बीरबल का दोहरा सवाल दीवाने खास की दीवारों से टकराकर गूंजता रहा।
वह सन्नाटा इतना गहरा था कि दरबारियों को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हर कोई स्तब्ध था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि शहंशाह अकबर के न्याय पर उन्हीं के सामने इस तरह उंगली उठाए। बीरबल ने सीधे सीधे शहंशाह के अमल कर्म को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अकबर का चेहरा पल भर में बदल गया। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उनकी भौहें तन गईं। बीरबल का सवाल उनके दिल में तीर की तरह चुभा था। यह एक ही साथ उनके गुरूर, उनके अधिकार और उनके न्याय के सिद्धांत पर हमला था। उन्हें लगा जैसे बीरबल ने भरे दरबार में उनकी तौहीन की है। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य दरबारी दुश्मनों की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई। उनकी आंखों में शातिराना चमक थी। मुल्ला ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जहांपना, यह सवाल नहीं, आपकी शान में गुस्ताखी है। बीरबल की जुर्रत तो देखिए, वह एक आम इंसान की तुलना शहंशाह हिंद से कर रहे हैं। शहंशाह तो खुदा का साया होते हैं, वह आम इंसानों के कानून से ऊपर हैं। बीरबल का सवाल बगावत की बू फैला रहा है। इन्हें फौरन इस गुस्ताखी के लिए सजा मिलनी चाहिए। कई चापलूस दरबारियों ने मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। माहौल गरमाने लगा। लेकिन अकबर एक बुद्धिमान बादशाह थे। वह गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बीरबल को सजा दी तो यह उनकी हार होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि उनके पास बीरबल के सवाल का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने गुस्से को काबू करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम यह कह रहे हो कि हमने उस्ताद मंसूर के साथ अन्याय किया है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं आलीजा, मैं सिर्फ न्याय के एक सिद्धांत को समझना चाहता हूं। आपकी सल्तनत अदल-ए-अकबरी के लिए जानी जाती है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि इस अदल की सीमा कहां तक है। क्या यह सल्तनत के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे इंसान पर भी उसी तरह लागू होती है जैसे एक गरीब किसान पर? बीरबल के तर्क के आगे अकबर निरुत्तर हो गए। अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले में थी। अगर वह कहते कि नहीं, शहंशाह का कानून अलग है, तो उनका न्याय का पूरा सिद्धांत ही झूठा पड़ जाता। और अगर वह कहते कि हाँ, कानून सबके लिए बराबर है, तो उन्हें बीरबल के दूसरे सवाल का जवाब देना पड़ता, तो फिर शहंशाह को सजा कौन देगा? यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसके हर दरवाजे पर अकबर खुद को फंसा हुआ पा रहे थे। घंटों तक दरबार में इसी सवाल पर बहस होती रही। किसी ने कहा कि शहंशाह को सिर्फ अल्लाह सजा दे सकता है। किसी ने कहा कि शहंशाह की आत्मा ही उनकी सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे सका जो तार्किक और संतोषजनक हो। शाम हो गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर का सिर दर्द से फटने लगा। उन्होंने गुस्से में दरबार बर्खास्त कर दिया और बीरबल को हुक्म सुनाया, बीरबल, तुमने यह सवाल उठाकर हमें एक बड़ी उलझन में डाल दिया है। हम इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी दे सकते थे, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुमने यह सवाल उठाया है तो इसका जवाब भी तुम ही ढूंढोगे। उन्होंने एक शर्त रखी, हम तुम्हें 40 दिन का वक्त देते हैं। जाओ, हमारी पूरी सल्तनत में घूमो, विद्वानों से मिलो, आम लोगों से बात करो और हमारे इन 2 सवालों का ऐसा जवाब ढूंढ कर लाओ जो न सिर्फ हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संतुष्ट कर सके। और याद रखना, अगर 40 दिन बाद तुम खाली हाथ लौटे या कोई उलझलूल जवाब लेकर आए तो हम यह मान लेंगे कि तुम्हारा मकसद हमें जलील करना था। और फिर उसकी सजा होगी सल्तनत से हमेशा के लिए निर्वासन। यह एक बहुत बड़ी सजा थी। बीरबल के लिए सल्तनत से और खासकर अकबर से दूर हो जाना मौत से भी बदतर था।
मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन जश्न मनाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस सवाल का कोई जवाब दुनिया में मौजूद ही नहीं है और बीरबल का खेल अब खत्म हो गया है। बीरबल ने शहंशाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे आपका हुक्म मंजूर है जहांपना। मैं कल सुबह ही इस सवाल का जवाब खोजने के लिए निकल जाऊंगा। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। बीरबल का सवाल उनके कानों में गूंज रहा था। शहंशाह को सजा कौन देगा? उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों फैसले किए थे, हजारों लोगों को सजा दी थी, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि क्या वह खुद कभी गलत नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो उनका न्याय करने वाला कौन है? उनका मन बेचैन था। उन्हें बीरबल पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं न कहीं वह यह भी जानते थे कि बीरबल ने जो सवाल उठाया है वह किसी भी सच्चे न्यायप्रिय शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगली सुबह बीरबल ने एक साधारण मुसाफिर का भेष बनाया और बिना किसी तामझाम के अकेले ही आगरा के किले से निकल पड़े। उनके सामने एक असंभव सा लक्ष्य था, एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढना जो शायद सृष्टि के आरंभ से ही अनुत्तरित था। अध्याय 3 बीरबल की यात्रा और न्याय की तलाश। बीरबल ने आगरा छोड़ दिया और एक आम इंसान की तरह हिंदुस्तान की धूल भरी सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने अपना शाही लिबास त्याग दिया था और एक साधारण सूती कुर्ता पायजामा पहन लिया था। उनके पास न कोई घोड़ा था, न कोई सेवक। वह जानते थे कि इस सवाल का जवाब किसी शाही महल या विद्वानों की सभा में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आम जनता के बीच, उनकी जिंदगी में, उनकी कहानियों में छिपा है। उनकी यात्रा उन्हें सल्तनत के अलग अलग कोनों में ले गई। वह गांवों में रुके, किसानों के साथ उनकी झोपड़ियों में रात बिताई, शहरों के बाजारों में घूमे और राह चलते मुसाफिरों से बातें की। हर जगह वह लोगों से सिर्फ एक ही विषय पर बात करते, न्याय। वह लोगों से पूछते, तुम्हारे लिए इंसाफ का क्या मतलब है? क्या तुमने कभी अपने राजा या सूबेदार को कोई गलती करते देखा है? तुम्हें क्या लगता है, बड़े आदमी और छोटे आदमी का कानून एक होना चाहिए? इस यात्रा के दौरान बीरबल ने कई ऐसी कहानियां सुनी जिन्होंने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने एक ऐसे किसान की कहानी सुनी जिसकी जमीन पर एक ताकतवर जमींदार ने कब्जा कर लिया था और काजी ने जमींदार के पक्ष में ही फैसला सुनाया था। उन्होंने एक ऐसी विधवा की व्यथा सुनी जिसके पति की संपत्ति उसके देवरों ने हड़प ली थी और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने न्याय की रोशन मिसालें भी देखीं। उन्होंने एक ऐसे गांव के मुखिया को देखा जिसने अपने ही बेटे को चोरी के जुर्म में वही सजा दी किसी और को मिलती। उन्होंने एक ऐसे सूबेदार को देखा जिसने अपनी गलती मानकर एक गरीब व्यापारी का पूरा नुकसान भर दिया था। बीरबल हर कहानी को, हर अनुभव को अपने जहन में सहेजते जा रहे थे। वह देख रहे थे कि न्याय सिर्फ किताबों में लिखा एक शब्द नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक एहसास है। जब यह मिलता है तो समाज में भरोसा पैदा होता है और जब यह नहीं मिलता तो विद्रोह और निराशा जन्म लेती है। इस यात्रा के दौरान बीरबल के पीछे मुल्ला दो प्याजा के जासूस भी लगे हुए थे। वे छिप छिप कर बीरबल पर नजर रख रहे थे और आगरा में झूठी खबरें भेज रहे थे। जहांपनाह, बीरबल तो पागल हो गया है। वह गांव-गांव जाकर बस यही पूछता फिरता है कि राजा को सजा कैसे दी जाए। वह लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। ये खबरें सुनकर अकबर का मन और अशांत हो जाता। उन्हें बीरबल की नीयत पर शक होने लगता। क्या बीरबल सच में कोई जवाब ढूंढ रहे हैं या मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? 40 दिन की मियाद धीरे धीरे कम हो रही थी और अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
बीरबल अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में बनारस पहुंचे। गंगा के घाटों पर घूमते हुए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों, पंडितों और साधुओं से मुलाकात की। उन्होंने अपना सवाल उनके सामने भी रखा। एक महान पंडित ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह मानवीय कानूनों से परे है। उसे केवल उसके कर्मों का फल ही सजा दे सकता है, कोई इंसान नहीं। एक सूफी फकीर ने कहा, बादशाह की सबसे बड़ी अदालत उसका अपना ज़मीर है। अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो उसे किसी और सजा की जरूरत नहीं। ये सभी जवाब गहरे और दार्शनिक थे, लेकिन बीरबल को इनमें से कोई भी जवाब पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगा। ये बातें कहने सुनने में अच्छी थीं, लेकिन इन्हें कानून की शक्ल कैसे दी जा सकती थी? एक बादशाह का ज़मीर अगर मर जाए तो क्या होगा? अगर कर्मफल का इंतजार करें तो इस दुनिया में न्याय कैसे होगा? 30 दिन बीत चुके थे। बीरबल के हाथ अभी भी खाली थे। वह गंगा किनारे एक घाट पर उदास बैठे सोच रहे थे कि शायद इस बार वह सच में हार गए हैं। शायद उन्हें हमेशा के लिए अपने बादशाह, अपने दोस्त से दूर जाना पड़ेगा। तभी उनकी नजर एक बूढ़े कुम्हार पर पड़ी जो नदी किनारे मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वह बड़ी ही लगन और प्यार से चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था। उसके हाथ इतने सधे हुए थे कि मिट्टी का हर लौंदा पल भर में एक खूबसूरत सुराही या दिए में बदल जाता। बीरबल घंटों तक उसे चुपचाप देखते रहे। उस कुम्हार ने एक बहुत ही सुंदर, नक्काशीदार गुलदस्ता बनाया। वह उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कलाकृति लग रही थी। वह उसे बनाकर इतना खुश हुआ कि उसे उठाकर चूमने लगा। लेकिन इसी खुशी और उत्साह में वह गुलदस्ता उसके हाथ से फिसल गया और पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो गया। एक पल में उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। कुम्हार के चेहरे पर गहरा दुख और अफसोस छा गया। वह उन टूटे हुए टुकड़ों को देखकर ऐसे रोने लगा जैसे उसका कोई अपना बिछड़ गया हो। उसने उस दिन और कोई काम नहीं किया। उसने खुद को सजा दी उस दिन भूखे रहने की। उसने कहा, जिस हाथ ने मेरे सबसे सुंदर बच्चे को मार दिया, उस हाथ से मैं आज निवाला नहीं तोड़ूंगा। उस बूढ़े कुम्हार और उसके टूटे हुए गुलदस्ते को देखकर बीरबल की आंखों में अचानक एक बिजली सी कौंधी। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वह जवाब किसी किताब में नहीं, किसी विद्वान के पास नहीं, बल्कि एक साधारण कुम्हार के साधारण से दुहक में छिपा था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें दरबार में क्या पेश करना है। उनका जवाब सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, बल्कि एक जीवंत प्रदर्शन होगा। वह फौरन उस कुम्हार के पास गए और उससे बात की। उसे अपने साथ आगरा चलने के लिए राजी कर लिया। अब बीरबल के पास जवाब भी था और उस जवाब का सबूत भी। उन्होंने आगरा की ओर वापसी का सफर शुरू कर दिया। उधर किले में 40 दिन पूरे होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अध्याय 4, 40वां दिन और भरी अदालत। 40वें दिन की सुबह आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी और तनाव का माहौल था। आज फैसले का दिन था। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। हर दरबारी, हर अमीर, हर सिपहसालार यह देखने आया था कि बीरबल अपने साथ क्या जवाब लाए हैं या खाली हाथ लौटकर जिल्लत का सामना करते हैं। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें किले के मुख्य द्वार की ओर लगी थीं। पिछले 40 दिन उनके लिए 40 सदियों की तरह बीते थे। बीरबल की गैर मौजूदगी ने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि बीरबल उनके लिए क्या मायने रखते हैं। आज उनके दिल में दो भावनाएं लड़ रही थीं। एक तरफ एक बादशाह का गुरूर था जो चाहता था कि बीरबल हार जाएं, और दूसरी तरफ एक दोस्त का दिल था जो बीरबल की वापसी और जीत के लिए दुआ कर रहा था।
मुल्ला दो प्याजा और उनका गुट आज अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। वे कानाफूसी कर रहे थे, आज बीरबल का घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। शहंशाह के खिलाफ जाने का अंजाम देखेगा आज वो। तभी बिगुल बजा और द्वारपाल ने ऐलान किया, राजा बीरबल हाजिर हो रहे हैं। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। बीरबल ने अंदर कदम रखा। वह उसी साधारण मुसाफिर के लिबास में थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक आत्मविश्वास की गहरी चमक थी। उनके साथ एक और शख्स था, बनारस का वही बूढ़ा कुम्हार जिसने अपने हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज पकड़ रखी थी। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को 3 बार झुककर सलाम किया। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, बीरबल, 40 दिन पूरे हुए। क्या तुम हमारे सवालों का जवाब लेकर आए हो या निर्वासन की सजा कबूल करने के लिए हाजिर हुए हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब लेकर आया हूं। लेकिन मेरा जवाब शब्दों में नहीं, एक मिसाल में छिपा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे इस भरी अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने उस बूढ़े कुम्हार को आगे आने का इशारा किया। कुम्हार डरते डरते आगे आया और शहंशाह के सामने सिर झुकाया। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, दरबारियों, यह हैं गंगू राम, बनारस के एक कुम्हार। यह अपनी कला में माहिर हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक ऐसा हुनर सीखा है कि बेजान मिट्टी को भी जानदार शक्लों में ढाल देते हैं। फिर बीरबल ने गंगू राम से कहा, गंगू, जो चीज तुम लाए हो उसे शहंशाह और इस दरबार को दिखाओ। गंगू ने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली। उसके अंदर से एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार सुराही निकली। उसकी बनावट इतनी लाजवाब थी कि पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सुराही गंगू की जिंदगी की सबसे बेहतरीन रचना है। इसे बनाने में इसे पूरे 3 महीने लगे। यह इसके लिए अपनी औलाद जैसी है। फिर बीरबल ने गंगू की तरफ देखकर एक ऐसा काम करने को कहा जिसे सुनकर सब चौंक गए। गंगू, बीरबल ने कहा, अब इस सुराही को इसी संगमरमरी फर्श पर पटक कर तोड़ दो। गंगू हक्का बक्का रह गया। नहीं, नहीं हुजूर, यह मैं कैसे कर सकता हूं? यह तो मेरी जान है। दरबारी भी कानाफूसी करने लगे, यह बीरबल पागल हो गया है क्या? बीरबल ने दृढ़ता से कहा, यह हुक्म है गंगू, तुम्हें यह करना ही होगा। अकबर भी यह सब चुपचाप देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल आखिर करना क्या चाहते हैं। मजबूर होकर रोते हुए गंगू ने अपनी आंखों को बंद किया और जो अपनी उस बेशकीमती सुराही को जमीन पर पटक दिया। खटाक की आवाज के साथ वह सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। गंगू वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बीरबल ने अपना असली खेल शुरू किया। वह एक जज की तरह दरबार के बीच में खड़े हुए और दरबारियों से पूछा, हजरात, आप सबने देखा, गंगू ने एक बहुत ही कीमती और सुंदर चीज को तोड़ा है। इसने अपनी ही मेहनत को बर्बाद किया है। मैं आप सबसे पूछता हूं, जो न्याय के जानकार हैं, कि गंगू को इस जुर्म के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? यह एक अजीब सवाल था। मुल्ला दो प्याजा ने फौरन खड़े होकर कहा, यह कैसा जुर्म? चीज उसकी थी, मेहनत उसकी थी। उसने अपनी ही चीज तोड़ी है। इसमें कोई सजा नहीं बनती। एक और मंत्री ने कहा, हाँ, इसमें सजा कै। जो अपनी उस बेशकीमती सुराही को जमीन पर पटक दिया। खटाक की आवाज के साथ वह सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। गंगू वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा,
जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बीरबल ने अपना असली खेल शुरू किया। वह एक जज की तरह दरबार के बीच में खड़े हुए और दरबारियों से पूछा, हजरात, आप सबने देखा, गंगू ने एक बहुत ही कीमती और सुंदर चीज को तोड़ा है। इसने अपनी ही मेहनत को बर्बाद किया है। मैं आप सब से पूछता हूं, जो न्याय के जानकार हैं, कि गंगू को इस जुर्म के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। यह एक अजीब सवाल था। मुल्ला दो प्याजा ने फौरन खड़े होकर कहा, यह कैसा जुर्म? चीज उसकी थी, मेहनत उसकी थी, उसने अपनी ही चीज तोड़ी है, इसमें कोई सजा नहीं बनती। एक और मंत्री ने कहा, हाँ, इसमें सजा कै। अकबर और बीरबल की सबसे मजेदार बहस, अंडा पहले आया या मुर्गी? प्रस्तावना। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था, तब आगरा महज एक राजधानी नहीं, बल्कि तहजीब, इल्म और सियासत का धड़कता हुआ दिल था। यमुना के किनारे खड़ा भव्य किला अपने संगमरमरी महलों, हरे भरे बागों और गूंजते हुए दीवान-ए-आम के साथ उस दौर की शानो शौकत की जीती जागती तस्वीर था। अकबर, जो खुद तो अनपढ़ थे, लेकिन ज्ञान और गुणीजनों के सबसे बड़े पारखी थे। उनका दरबार नवरत्नों की महफिल से सजता था, जहां हर फन का उस्ताद मौजूद था। तानसेन के सुरों में जहां रूहानियत तैरती थी, तो राजा टोडरमल के बही खातों में सल्तनत की दौलत का हिसाब किताब दर्ज था। लेकिन इस सितारों से सजी महफिल में एक ऐसा नगीना था, जिसकी चमक सबसे निराली थी। वह न तो कोई शमशीर का धनी था और न ही किसी सास का जादूगर। उसका हथियार थी उसकी हाजिर जवाबी और उसका औजार थी उसकी अक्ल। वह थे राजा बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल सिर्फ अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि उनके दोस्त, उनके आईने और कभी-कभी उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भी थे, खासकर जब मामला दिमागी कसरत का हो। अकबर और बीरबल का रिश्ता बड़ा ही अनूठा था। इसमें शहंशाह और दरबारी का अदब था, तो दोस्तों जैसी नोकझोंक भी थी। इसमें गुरु और शिष्य जैसी ज्ञान की बातें थीं, तो कभी-कभी बच्चों जैसी जिद और शरारतें भी थीं। अक्सर दरबार की गंभीर बहसों और सियासी मसलों के बाद अकबर का मन कुछ हल्का करने का होता, और तब वह बीरबल को छेड़ते। वह जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी के खजाने में हर ताले की चाबी है, और इसी खजाने को खंगालने में अकबर को सबसे ज्यादा मजा आता था। उनकी बहसें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, वे अक्सर गहरे जीवन दर्शन, न्याय और व्यवहारिकता की कसौटी पर किसी भी मुद्दे को कसने का एक जरिया होती थीं। यह कहानी भी एक ऐसी ही बहस से शुरू होती है। एक ऐसी बहस जो सुनने में तो बड़ी बचकानी और फिजूल लगती है, लेकिन जिसने अकबर के पूरे दरबार को और खुद शहंशाह को हफ्तों तक उलझाए रखा। यह उस सदियों पुराने, कभी न सुलझने वाले सवाल पर हुई अब तक की सबसे मजेदार और यादगार बहस थी, जिसने न केवल दरबारियों का भरपूर मनोरंजन किया, बल्कि अंत में ज्ञान और चतुराई का एक ऐसा मोती पेश किया, जिसे आज भी याद कर लोग मुस्कुरा उठते हैं। यह बहस थी इस सवाल पर, इस दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी? आइए चलते हैं आगरा के उस शाही दीवाने खास में, जहां एक आलस भरी दोपहर में शहंशाह अकबर ने यह सवाल उछालकर एक ऐसी दिमागी जंग का आगाज कर दिया था, जिसका अंजाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अध्याय एक आलस भरी दोपहर और एक शाश्वत सवाल। आगरा में गर्मियों की एक लंबी और उमस भरी दोपहर थी। बाहर लू के थपेड़े चल रहे थे और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। दीवाने खास के भारी पर्दों और खस की टाटियों पर छिड़के जा रहे गुलाब जल की खुशबू भी इस गर्मी को कम करने में नाकामयाब थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर कुछ ऊंघे हुए से बैठे थे। दरबार की रोजमर्रा की कार्यवाही, लगान के मसले, सूबेदारों की रिपोर्टें,
सब कुछ उन्हें बड़ा ही नीरस लग रहा था। उनके नवरत्न और अन्य दरबारी भी गर्मी और दोपहर के आलस से बेहाल थे। अकबर ने एक लंबी जम्हाई ली और अपनी नजरें घुमाईं। उनकी निगाह बीरबल पर जाकर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और सचेत भाव से बैठे थे, मानो गर्मी का उन पर कोई असर ही न हो। अकबर के खुराफाती दिमाग में एक शरारत सूझी। उन्हें लगा कि इस बोझिल माहौल को तोड़ने का यही सही मौका है। उन्होंने अपनी भारी आवाज में, जिसमें एक शरारती खनक थी, कहा, दरबारियों, आज हमारे जहन में एक बड़ा ही गहरा सवाल कौंध रहा है। एक ऐसा सवाल जिसने शायद दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों और विद्वानों को भी चक्कर में डाल दिया होगा। यह सुनते ही सभी दरबारी चौंकन्ने हो गए। सब सोचने लगे कि ऐसा कौन सा गंभीर मसला है जो शहंशाह को परेशान कर रहा है। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, फौरन अपनी जगह पर तनकर बैठ गए, इस उम्मीद में कि शायद आज उन्हें अपनी विद्वता दिखाने का मौका मिलेगा। अकबर ने एक नाटकीय खामोशी के बाद सवाल दागा, हम यह जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी? सवाल सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दबीबी हंसी की आवाजें सुनाई दीं। दरबारियों को लगा कि शहंशाह मजाक कर रहे हैं। यह कैसा सवाल था? इसका सल्तनत के कामकाज से क्या लेना देना? लेकिन अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हंसो मत, यह कोई मजाक नहीं है। यह ज्ञान और तर्क का सवाल है। हम इस पर एक बहस चाहते हैं। एक पक्ष यह साबित करेगा कि अंडा पहले आया और दूसरा पक्ष यह साबित करेगा कि मुर्गी पहले आई। जो भी पक्ष अपने तर्क से हमें संतुष्ट कर देगा, उसे शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। अब मामला गंभीर हो गया था। 1000 सोने की मोहरें। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। आलस और गर्मी हवा हो गई। हर कोई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। अकबर ने दरबार को 2 टीमों में बांट दिया। एक टीम, जिसका नेतृत्व मुल्ला दो प्याजा को सौंपा गया, को यह साबित करना था कि मुर्गी पहले आई। दूसरी टीम को यह साबित करना था कि अंडा पहले आया। मुल्ला दो प्याजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि यह उनके लिए बीरबल को हराने का सुनहरा मौका है। उन्होंने फौरन अपने तर्क देने शुरू कर दिए। जहां पनाह, यह तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि दुनिया में पहले मुर्गी ही आई होगी। खुदा ने जब दुनिया बनाई तो उसने हर जीव का जोड़ा बनाया। उसने मुर्गा और मुर्गी बनाए, न कि अंडे। बिना मुर्गी के अंडा आ ही नहीं सकता। अंडा तो एक निर्जीव वस्तु है। उसे सेने के लिए, उसमें से चूजा निकालने के लिए एक मां यानी मुर्गी की जरूरत होती है। इसलिए यह निर्विवाद है कि मुर्गी ही पहले आई। मुल्ला के पक्ष के कई दरबारियों ने वाह वाह, क्या बात है, कहकर उनका समर्थन किया। अब बारी दूसरे पक्ष की थी, जो अंडे के समर्थन में थे। उस टीम के एक विद्वान पंडित ने कहा, आलीजाह, मुल्ला जी की बात में दम नहीं है। हर जीव अपने अंडे या बीज से ही पैदा होता है। आम का पेड़ आम की गुठली से आता है। इंसान अपनी मां के गर्भ में एक छोटे से भ्रूण अंडे से ही विकसित होता है। इसी तरह मुर्गी भी तो अंडे से ही निकलती है। अगर अंडा ही नहीं होगा तो मुर्गी कहां से आएगी? इसलिए सृष्टि का नियम यही कहता है कि पहले बीज आया, यानी पहले अंडा आया। अब इस पक्ष के समर्थन में भी आवाजें उठने लगीं। बहस गरमाने लगी। कोई वेदों का हवाला दे रहा था तो कोई कुरान की आयतों का। कोई वैज्ञानिक तर्क देने की कोशिश कर रहा था तो कोई दार्शनिक गुत्थियां सुलझाने में लगा था। अगर मुर्गी पहले आई तो वह किस अंडे से निकली?
अगर अंडा पहले आया तो उसे किस मुर्गी ने जना? खुदा ने मुर्गी बनाई, अंडा नहीं। सृष्टि का चक्र अंडे से शुरू होता है। घंटों तक बहस चलती रही। दरबार किसी मछली बाजार जैसा लगने लगा। हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस और अकाट्य सबूत नहीं था। दोनों पक्ष एक दूसरे के तर्कों को काट रहे थे, लेकिन कोई भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रहा था। अकबर यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इस बहस में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब वह भी इसका नतीजा जानना चाहते थे। उन्होंने देखा कि इस पूरी बहस के दौरान एक शख्स था जो बिल्कुल चुप था, और वह थे बीरबल। बीरबल न तो अंडे वाली टीम में थे, न मुर्गी वाली। वह बस शांत बैठे दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहे थे, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने सबको शांत कराते हुए कहा, खामोश। हम तुम सबके तर्कों से थक चुके हैं। कोई भी हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल, तुम इस पूरी बहस में खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा, जहां पनाह, लगता है आज बीरबल की अक्ल घास चरने गई है। यह सवाल उनकी समझ से बाहर है। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बड़े ही शांत भाव से बोले, आलीजाह, यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसका जवाब शब्दों की बाजीगरी से नहीं, बल्कि सबूत से दिया जा सकता है। सबूत? अकबर ने हैरानी से पूछा। कैसा सबूत? क्या तुम समय में पीछे जाकर देखकर आओगे कि पहले कौन आया? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, मुझे बस 20 दिन की मोहलत और शाही खजाने से 100 सोने की मोहरें एडवांस पेशगी में चाहिए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। 100 मोहरें पेशगी में? और 20 दिन का वक्त? बीरबल, इन पैसों का क्या करेंगे? मुल्ला दो प्याजा ने फौरन कहा, जहांपनाह, यह बीरबल की चाल है। वह जवाब न दे पाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए समय मांग रहे हैं, और सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्हें लगा कि बीरबल जरूर कुछ दिलचस्प करने वाले हैं। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 20 दिन का समय और 100 मोहरें देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर 20 दिन बाद तुम एक संतोषजनक सबूत के साथ हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें ये 100 मोहरें अपने पास से 10 गुना जुर्माने के साथ वापस करनी होंगी और दरबार में सबको मानना पड़ेगा कि तुम हार गए। बीरबल ने सिर झुकाकर शर्त मंजूर कर ली। मंजूर है जहांपनाह। 100 सोने की मोहरें लेकर बीरबल दरबार से चले गए। अब पूरे दरबार में, बल्कि पूरे आगरा में, इस बात को लेकर उत्सुकता फैल गई कि बीरबल 20 दिन बाद ऐसा क्या सबूत पेश करने वाले हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी अपनी जीत लगभग तय मानकर जश्न की तैयारियों में लग गए। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इस पहेली को कभी नहीं सुलझा पाएंगे और बुरी तरह जलील होंगे। अध्याय 2, बीरबल का गायब होना और दरबार की बेचैनी। अगले दिन से बीरबल ने दरबार में आना बंद कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 हफ्ता बीत गया। बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। वह न तो दरबार में आ रहे थे और न ही अपनी हवेली पर किसी से मिल रहे थे। कुछ अफवाहें उड़ने लगीं कि बीरबल शहंशाह की चुनौती से घबराकर शहर छोड़कर भाग गए हैं। कुछ का कहना था कि वह जवाब ढूंढने के लिए किसी महान साधु या फकीर की तलाश में पहाड़ों पर निकल गए हैं। मुल्ला दो प्याजा इन अफवाहों को और हवा दे रहे थे। वह हर रोज दरबार में कोई नई कहानी गढ़ते। जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल रात के अंधेरे में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दक्षिण की तरफ निकल गए हैं।
या फिर मेरे एक जासूस ने बताया है कि बीरबल आजकल भेस बदलकर मुर्गियों के दड़बे में छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर दरबारी खूब हंसते। धीरे धीरे शहंशाह अकबर को भी चिंता होने लगी। क्या बीरबल सच में उनकी चुनौती को इतनी गंभीरता से ले गए कि गायब ही हो गए? उन्हें बीरबल की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन यह मामला था ही इतना पेचीदा। उन्हें बीरबल के बिना दरबार सूना सूना लगने लगा। वह बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी चतुराई भरी बातों और उनकी सुलझी हुई सलाहों को याद करने लगे। 15 दिन बीत गए। अब तो अकबर को भी लगने लगा था कि शायद बीरबल इस बार सच में हार मान गए हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनकी मुर्गी टीम तो अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी भी करने लगी थी। उन्होंने एक भव्य दावत की योजना बना ली थी और इनाम में मिलने वाली 1000 सोने की मोहरों के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू कर दी थी। अकबर मन ही मन थोड़े निराश थे। उन्हें बीरबल की हार से ज्यादा उनके न होने का दुख था। वह इस बहस को यहीं खत्म करने की सोच ही रहे थे कि 20वें दिन की सुबह, जब दरबार पूरी तरह सज चुका था और अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, द्वारपाल ने फतेह हुए आकर ऐलान किया, शहंशाह सलामत रहें। राजा बीरबल हाजिर होना चाहते हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे जान आ गई। सब अपनी जगहों पर तनकर बैठ गए। अकबर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। आने दो, अकबर ने उत्सुकता से कहा। दरबार का भारी पर्दा हटा और अंदर जो शख्स दाखिल हुआ, उसे देखकर सब अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह बीरबल ही थे, लेकिन उनकी हालत बड़ी अजीब थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े कुछ मैले थे और उनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोए नहीं हैं। लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वह थी जो उनके हाथ में थी। बीरबल अपने दोनों हाथों में एक बड़ा सा मिट्टी का कटोरा पकड़े हुए थे, जिसे उन्होंने एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे चलकर तख्त के पास आए और शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या हाल बना रखा है? और इस कटोरे में ऐसा क्या राज छिपा है? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी दी हुई मोहलत आज खत्म हो रही है। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं इस शाश्वत सवाल का जवाब सबूत के साथ लेकर हाजिर हूं। इस कटोरे में आपके सवाल का अकाट्य उत्तर छिपा है। पूरा दरबार सांस रोके उस कटोरे को देख रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाकर अपने एक साथी से कहा, जरूर कोई नई नौटंकी है। कटोरे में से कबूतर निकालेगा। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की है बीरबल? पेश करो अपना सबूत। हम सब यह देखने के लिए बेताब हैं कि इन 20 दिनों में तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया। लुत्फ उठाएं। बीरबल ने सिर झुकाया, कटोरे को शहंशाह के सामने एक छोटी मेज पर रखा और धीरे से उसके ऊपर से रेशमी कपड़ा हटाया। कटोरे के अंदर जो चीज थी, उसे देखकर पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर जैसे ही लोगों को समझ आया, पूरे दरबार में हंसी का एक जोरदार फव्वारा छूट पड़ा। खुद शहंशाह अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अध्याय 3, सबूत, तर्क और शाही भोज। उस मिट्टी के कटोरे के अंदर हरी घास की एक नरम गद्दी पर कुछ उबले हुए अंडे रखे थे और उनके साथ कुछ भुने हुए चिकन के लजीज टुकड़े पड़े थे, जिनसे मसालों की मनमोहक खुशबू उठ रही थी। साथ में कुछ चटनी और सलाद भी था। पूरा दरबार हंस रहा था। मुल्ला दो प्याजा गुस्से और हैरानी से लाल पीले हो रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल उनका और पूरे दरबार का मजाक उड़ा रहे हैं।
उन्होंने गुस्से में कहा, जहांपना, यह क्या बेहूदगी है? हमने सबूत मांगा था और यह नाश्ता लेकर चला आया। यह शाही दरबार की तौहीन है। इसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने अपनी हंसी को काबू करते हुए कहा, शांत हो जाओ मुल्ला जी। बीरबल, यह क्या मजाक है? हम तुमसे एक गंभीर सवाल का जवाब चाहते थे और तुम हमारे लिए भोज ले आए। बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता और अदब से सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। यह मजाक नहीं, यही मेरा सबूत है। और यही आपके सवाल का एकमात्र सच्चा और व्यवहारिक जवाब है। वो कैसे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। उनकी हंसी अब जिज्ञासा में बदल गई थी। बीरबल ने समझाना शुरू किया। आली जाह, आप सब इस बहस में उलझे थे कि दुनिया में पहले कौन आया। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई अंत नहीं है। यह एक दार्शनिक चक्रव्यूह है। अगर आप कहेंगे मुर्गी पहले आई तो सवाल उठेगा कि वह किस अंडे से आई। अगर आप कहेंगे अंडा पहले आया तो सवाल उठेगा कि उसे किस मुर्गी ने जना। यह सिलसिला सृष्टि के आरंभ तक चला जाएगा और इसका कोई ठोस जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम में से किसी ने भी सृष्टि का आरंभ नहीं देखा। बीरबल ने एक पल रुककर सबकी प्रतिक्रिया देखी। दरबार में अब शांति थी। हर कोई ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने इन 20 दिनों में बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा की, पुरानी किताबें पढ़ी, लेकिन हर जगह बस तर्क वितर्क ही मिला, कोई सबूत नहीं। तब मुझे समझ आया कि इस सवाल का जवाब अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में खोजना होगा। हमें वह जवाब चाहिए जो हमारे लिए, आज के लिए मायने रखता हो। बीरबल ने कटोरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, बहस इस बात पर थी कि पहले कौन आया। लेकिन असली और काम का सवाल यह है कि हमारे सामने, हमारी थाली में कौन आया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडे और चिकन दोनों ही हमारे सामने आए हैं। आप चाहें तो पहले अंडा खाएं या चाहें तो पहले चिकन का। हमारे लिए, हमारे अनुभव में, दोनों एक साथ आए हैं। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आपका सवाल था अंडा पहले आया या मुर्गी। मैंने आपके दरबार में अंडे और मुर्गी, चिकन को एक साथ पेश कर दिया है। अब यह आप पर है कि आप किसे पहले खाना पसंद करते हैं। जिसे आप पहले खाएंगे, आपके लिए वही पहले आया। यही इस सवाल का एकमात्र व्यवहारिक हल है। बाकी सब तो सिर्फ शब्दों का जाल है जिसका कोई अंत नहीं। यह सुनकर शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल ने कितनी चतुराई से एक अंतहीन दार्शनिक बहस को एक सरल, मजेदार और व्यवहारिक समाधान में बदल दिया था। उन्होंने सवाल को ही बदल दिया था, पहले कौन बना से पहले कौन खाया जाए। यह जवाब न तो अंडा टीम को जिताता था और न ही मुर्गी टीम को, लेकिन फिर भी यह अपने आप में मुकम्मल था। अकबर के चेहरे पर एक गहरी प्रशंसा की मुस्कान फैल गई। वह समझ गए कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लिया है। उन्होंने जोर से कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने एक न सुलझने वाली पहेली को इतनी आसानी और खूबसूरती से सुलझा दिया कि मजा आ गया। तुम न सिर्फ इस बहस के विजेता हो, बल्कि तुमने हम सबको एक बड़ा सबक भी सिखाया है। सबक जहांपनाह? बीरबल ने पूछा। हाँ बीरबल, सबक, अकबर ने कहा। सबक यह है कि हमें उन सवालों और बहसों में अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका कोई व्यवहारिक हल न हो। हमें उन फिजूल की बातों में नहीं उलझना चाहिए जो हमें अतीत में ले जाकर फंसा दें। बुद्धिमानी इसमें है कि हम अपने वर्तमान को देखें और उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे सामने हैं, जो हमारे काम की हैं।
तुमने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे गहरे सवालों के जवाब सबसे सीधे और सरल होते हैं। शहंशाह ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा, जो शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। क्यों मुल्ला जी, अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको बीरबल का सबूत पसंद नहीं आया? मुल्ला के पास कहने को कुछ नहीं था। अकबर ने घोषणा की, इस बहस के विजेता हैं राजा बीरबल। इन्हें इनाम की 1000 सोने की मोहरें दी जाएं। और यह जो सबूत ये लाए हैं, हम चाहते हैं कि पूरा दरबार इसमें शामिल हो। आज दरबार में ही शाही भोज होगा और हम सब मिलकर तय करेंगे कि पहले अंडा खाया जाए या मुर्गी। यह सुनते ही पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने न सिर्फ बहस जीती थी, बल्कि सबको एक शानदार दावत भी दिलवा दी थी। सभी दरबारी, यहाँ तक कि मुल्ला दो प्याजा के साथी भी बीरबल की तारीफ करने लगे। उस दिन दीवाने खास में एक भव्य भोज का आयोजन हुआ। शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया और दोनों ने मिलकर उस बहस पर खूब ठहाके लगाए। बीरबल ने बताया कि उन्होंने पेशगी में मिली 100 मोहरों का इस्तेमाल इसी भोज की तैयारी के लिए किया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी जीत निश्चित है। उपसंहार, बहस का असली सार। अकबर और बीरबल के बीच हुई यह अंडा मुर्गी की बहस इतिहास में उनकी सबसे मजेदार और यादगार बहसों में से एक बन गई। यह कहानी सिर्फ एक चतुराई भरी जीत की नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। बीरबल ने इस बहस के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान जटिल और सैद्धांतिक हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार हमें अपनी सोच का दायरा बदलना पड़ता है और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। जो सवाल हमें अनथीन लगते हैं, हो सकता है कि हम उन्हें गलत नजरिए से देख रहे हों। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों और गंभीर चर्चाओं में नहीं होता। ज्ञान जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में, हाजिर जवाबी में और समस्याओं को एक नए और रचनात्मक ढंग से देखने में छिपा होता है। बीरबल की जीत किसी किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि उनकी व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल विजडम की जीत थी। इसके अलावा यह प्रसंग अकबर के महान व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। वह एक ऐसे शहंशाह थे जिनमें न केवल ज्ञान की भूख थी, बल्कि हास्य और विनोद की गहरी समझ भी थी। वह अपने सबसे चतुर मंत्री से हारने में अपनी तौहीन नहीं, बल्कि अपनी शान समझते थे। वह जानते थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का उनके दरबार में होना ही उनकी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि एक महान शासक को सलाहकारों की जरूरत होती है, जो उसे सच का आईना दिखा सकें, भले ही वह आईना कभी कभी हंसाने वाला ही क्यों न हो। आज सदियां बीत जाने के बाद भी जब कोई यह सवाल पूछता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी, तो लोगों को शहंशाह अकबर का दरबार, मुल्ला दो प्याजा की खीज और राजा बीरबल का वह चतुराई भरा कटोरा याद आ जाता है, जिसमें न सिर्फ उबले हुए अंडे और भुना हुआ चिकन था, बल्कि एक शाश्वत बहस का सबसे मजेदार और लाजवाब जवाब भी था। और शायद यही बीरबल की असली जीत थी कि उन्होंने एक सवाल को सुलझाया ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी ने कई शाहों का दौर देखा है, लेकिन मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अकबर न केवल एक बहादुर और दूरदर्शी शासक थे, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान के भी बड़े कदरदान थे। उनकी राजधानी आगरा उस दौर में दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर मुगलिया सल्तनत की शानो-शौकत का जीता जागता सबूत था। अकबर का दरबार एक से बढ़कर एक विद्वानों, कलाकारों और सलाहकारों से सुशोभित था, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इन नवरत्नों में राजा मान सिंह अपनी बहादुरी के लिए,
तानसेन अपने संगीत के लिए और टोडरमल अपनी वित्तीय समझ के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा था जो न तो कोई महान योद्धा था और न ही कोई प्रख्यात कलाकार, फिर भी उसकी चमक के आगे बड़े बड़े सूरमा भी फीके पड़ जाते थे। वह नाम था बीरबल। महेश दास, जो बाद में राजा बीरबल के नाम से विख्यात हुए, अपनी हाजिर जवाबी, असाधारण बुद्धिमत्ता और गहरी मानवीय समझ के लिए जाने जाते थे। वह केवल अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त और विश्वासपात्र थे। जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक और सैन्य गुत्थियां अकबर को परेशान कर देती थीं, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और विनोदप्रियता से उन समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देते थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से आज भी हिंदुस्तान के हर घर में बच्चों को सुनाए जाते हैं। 1, 2, 3। लेकिन यह कहानी उन छोटे मोटे किस्सों से कहीं आगे की है। यह कहानी है बीरबल के उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसने न केवल मुगलिया सल्तनत को एक गहरे संकट से उबारा, बल्कि दोस्ती, वफादारी और बुद्धिमत्ता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी याद किया जाता है। यह उस दौर की कहानी है जब अकबर का साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, लेकिन आसमान में सफलता के सूरज के साथ साथ साजिशों के बादल भी मंडरा रहे थे। यह कहानी एक ऐसे चक्रव्यूह की है जिसे दुश्मन ने बड़ी ही चालाकी से रचा था। एक ऐसा जाल जिसमें सल्तनत को फंसाकर हमेशा के लिए कमजोर कर देने की साजिश थी। उस समय जब शहंशाह अकबर के सारे सलाहकार और सेनापति असहाय नजर आ रहे थे, तब बीरबल ने अपनी बुद्धि का वह जौहर दिखाया जो इतिहास में उनका मास्टर स्ट्रोक कहलाया। यह कहानी उस शतरंज की बिसात की है जहां मोहरे थे सैनिक, हाथी, घोड़े और वजीर, लेकिन खेल दिमाग से खेला जा रहा था। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे राजा बीरबल। आइए चलते हैं समय के उस पार, आगरा के भव्य दीवाने खास में, और बनते हैं गवाह बीरबल की उस अदम्य बुद्धिमानी के जिसने एक सल्तनत की तकदीर बदल दी। अध्याय 1। फारस से आया एक रहस्यमयी संदूक। आगरा में सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। यमुना के घाटों पर कोहरे की हल्की चादर बिछी थी और शाही महल के गुंबद सूरज की पहली किरणों से चमक रहे थे। शहंशाह अकबर अपने भव्य दीवाने खास में तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और संतोष का भाव था। मुगलिया सल्तनत चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और हर तरफ अमन चैन का माहौल था। दरबार अपने नवरत्नों और अन्य महत्वपूर्ण अमीरों उमराओं से खचाखच भरा था। तभी द्वारपाल ने अदब से झुककर ऐलान किया, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सलामत रहें। फारस के शाह तहमास्प के खास दूत मिर्जा जफर अली आपसे मुलाकात का इजाजत चाहते हैं। अकबर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। फारस के साथ मुगल सल्तनत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे थे। उन्होंने तुरंत इजाजत दी। मिर्जा जफर अली एक लंबा, रोबीला और प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने शहंशाह अकबर को फारसी रवायतों के अनुसार 3 बार झुककर सलाम किया और शाह तहमास्प का पैगाम पेश किया। पैगाम में दोस्ती, भाईचारे और दोनों सल्तनतों की सलामती की दुआएं थीं। अकबर इस गर्मजोशी से बहुत खुश हुए। उन्होंने दूत का भव्य स्वागत किया और कीमती तोहफों से उसका सम्मान किया। जब शिष्टाचार की सारी रस्में पूरी हो गईं, तो मिर्जा जफर अली ने कहा, शहंशाह आलम, मेरे शाह ने आपके लिए एक खास तोहफा भी भेजा है। एक ऐसा तोहफा जो हमारी दोस्ती की गहराई और आपके इल्म और दानिशमंदी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की परीक्षा का प्रतीक है। यह सुनकर पूरा दरबार उत्सुक हो गया। अकबर ने तोहफा पेश करने का हुक्म दिया। 2 शाही सैनिक बड़ी ही सावधानी से एक खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी का संदूक लेकर आए। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी बनावट और उस पर की गई कारीगरी लाजवाब थी।
उसे देखकर ही लगता था कि यह किसी बहुत कीमती वस्तु का खजाना है। मिर्जा जफर अली ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, आलीजाह, इस संदूक में फारस की सबसे कीमती शय है, लेकिन इसे खोलने की 3 शर्तें हैं। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। तोहफे के साथ शर्तें। यह एक अजीब बात थी। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, मिर्जा, शर्तें क्या हैं? दूत ने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, पहली शर्त, इस संदूक को बिना तोड़े या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए खोलना है। दूसरी शर्त, इसे खोलने के लिए किसी भी औजार, चाहे वह तलवार हो, चाकू हो या कोई और चीज, का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, इसे खोले बिना इसके अंदर क्या है यह भी नहीं बताया जा सकता। ये शर्तें सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई तोहफा नहीं बल्कि एक पहेली थी, एक चुनौती थी। संदूक पर कोई ताला नहीं दिख रहा था, कोई जोड़ या दरार भी नजर नहीं आ रही थी जिससे उसे खोलने का कोई सुराग मिल सके। वह ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाया गया हो। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्रियों और कारीगरों को बुलाया। एक एक करके सबने उस संदूक का मुआयना किया। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी उसे खोलने का तरीका नहीं खोज पाया। किसी ने उसे हिलाकर देखा, किसी ने उसे ठोककर आवाज सुनने की कोशिश की, तो किसी ने उसकी सतह पर किसी गुप्त बटन को तलाशने की नाकाम कोशिश की। दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी, जैसे मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि आज पहली बार अकबर और बीरबल की जोड़ी को नीचा देखने का मौका मिलेगा। शाम ढलने लगी। अकबर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। यह अब सिर्फ एक संदूक का सवाल नहीं था, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अगर वे इस पहेली को नहीं सुलझा पाए, तो फारस में और पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाएगा। थक-हार कर अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद नवरत्न बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई बेचैनी। वह बस अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उस संदूक को और फारसी दूत के चेहरे को गौर से देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम भी हार मान गए? क्या तुम्हारे पास इस गुत्थी का कोई हल नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने पहले शहंशाह को सलाम किया और फिर फारसी दूत की ओर देखा। मिर्जा जफर अली, आपके शाह की बुद्धिमानी काबिले तारीफ है। यह संदूक वाकई एक बेमिसाल पहेली है। फिर वह अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि मैं इस संदूक को खोल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक रात का समय और कुछ चीजों की जरूरत होगी। क्या चाहिए तुम्हें? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, मुझे यह संदूक अपने साथ ले जाने की इजाजत चाहिए। साथ ही मुझे कुछ मोमबत्तियां, एक बड़ा सा पानी का टब और पूरी रात की खामोशी चाहिए। दरबारियों को बीरबल की मांगें अजीब लगीं। मोमबत्ती और पानी से भला एक बंद संदूक कैसे खुल सकता था? कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे। मिर्जा जफर अली की आंखों में भी उपहास का भाव था। लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। लेकिन याद रखना, सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया, संदूक को उठाया और अपने कक्ष की ओर चल दिए। पूरी रात दरबार, शहंशाह और फारसी दूत सभी बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल इस नामुमकिन पहेली को सुलझा पाएंगे? अध्याय 2, मोमबत्ती, पानी और एक अदृश्य ताला। बीरबल अपने कक्ष में पहुंचे।
उन्होंने सैनिकों को बाहर पहरा देने का आदेश दिया और किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया। कक्ष के बीचों बीच उन्होंने उस रहस्यमयी संदूक को रखा। फिर जैसा उन्होंने कहा था, एक बड़ा सा पानी का टब मंगवाया और उसे लबालब भर दिया। रात का अंधेरा गहरा चुका था। बीरबल ने कक्ष में दर्जनों मोमबत्तियां जला दी, जिससे पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। घंटों तक बीरबल बस उस संदूक को घूरते रहे। वह उसके हर कोने, हर नक्काशी को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने उसे उठाया, उसके वजन को महसूस किया, उसे कान के पास लगाकर हिलाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे वह ठोस लकड़ी का एक टुकड़ा हो। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर पहरा दे रहे सैनिक भी ऊँघने लगे थे। महल में पूर्ण शांति थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। अब उनके असली काम का समय था। उन्होंने संदूक को उठाया और बहुत धीरे से पानी से भरे टब में डुबो दिया। पहले तो संदूक पानी की सतह पर तैरता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे डूबने लगा। बीरबल की नजरें बाज की तरह पानी की सतह पर जमी थीं। जैसे ही संदूक पूरी तरह से पानी में डूबा, एक बहुत ही छोटा, लगभग अदृश्य सा हवा का बुलबुला पानी की सतह पर आया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत उस जगह पर निशान लगा दिया जहां से बुलबुला निकला था। यह एक बहुत ही मामूली सी बात थी, जिस पर शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन बीरबल जानते थे कि बड़े बड़े रहस्यों के सुराग अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी बातों में छिपे होते हैं। उन्होंने संदूक को पानी से बाहर निकाला और उसे अच्छी तरह से पोंछा। अब वह उस निशान वाली जगह को बहुत गौर से देखने लगे। वहां पर लकड़ी की नक्काशी में एक बहुत ही महीन, बालों से भी बारीक दरार थी। यह दरार इतनी सफाई से बनाई गई थी कि उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। पानी के दबाव के कारण ही अंदर फंसी हवा उस बारीक दरार से बुलबुले के रूप में बाहर निकली थी। बीरबल समझ गए कि संदूक का राज इसी दरार में छिपा है। लेकिन शर्त थी कि कोई औजार इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर इसे खोला कैसे जाए? अब बीरबल ने अपनी योजना के दूसरे हिस्से पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक मोमबत्ती उठाई और उसे जलाकर उस बारीक दरार के ठीक ऊपर ले गए। वह पिघलते हुए मोम की बूंदों को उस दरार पर टपकाने लगे। गर्म मोम धीरे धीरे उस दरार में रिसने लगा। बीरबल यह काम बड़ी ही सावधानी और धैर्य से कर रहे थे। उन्होंने कई मोमबत्तियां उस एक ही जगह पर पिघला दी, ताकि मोम अंदर तक अच्छी तरह से भर जाए। जब उन्हें यकीन हो गया कि दरार मोम से पूरी तरह भर चुकी है, तो वह रुक गए। अब इंतजार का समय था। उन्होंने मोम को ठंडा होकर जमने के लिए छोड़ दिया। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग गए। सुबह होने से ठीक पहले, जब मोम पूरी तरह से सख्त हो चुका था, बीरबल ने अपना अंतिम दांव खेला। उन्होंने संदूक को फिर से उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने उस जगह पर, जहां मोम भरा था, अपने दोनों अंगूठों से जोर से दबाव डाला। पहले तो कुछ नहीं हुआ। संदूक टस से मस नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। और फिर चट की एक हल्की सी आवाज आई। वह अदृश्य ताला, जिसे शक्कर और कुछ खास किस्म के गोंद को मिलाकर बनाया गया था, खुल चुका था। फारस के कारीगरों ने एक ऐसा ताला बनाया था जो पानी में घुल जाता था। जब बीरबल ने संदूक को पानी में डुबोया, तो उस दरार के अंदर का शक्कर का ताला धीरे धीरे घुलने लगा था। हवा का बुलबुला उसी प्रक्रिया का संकेत था। बाद में बीरबल ने मोम का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि जब वह दबाव डालें तो उनका बल एक ही बिंदु पर केंद्रित हो और संदूक का वह हिस्सा, जो अब कमजोर हो चुका था, आसानी से खुल जाए। मोम ने एक अस्थायी पकड़, ग्रिप का काम किया।
संदूक का एक छोटा सा हिस्सा अब थोड़ा सा बाहर निकल आया था। बीरबल ने उसे पकड़ा और धीरे से खींचा। संदूक का ढक्कन एक छिपे हुए कब्जे पर घूमते हुए आसानी से खुल गया। बीरबल के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उन्होंने संदूक के अंदर झांका। अंदर मखमल के कपड़े पर एक बहुत ही छोटा सा कबूतर बैठा था जो जिंदा था। उसके गले में एक छोटी सी चिट्ठी बंधी थी।